कल अपन पढ़ चुके हैं कि जो कंडक्टर है बेसिकली क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है आपका, और सेमीकंडक्टर क्या है। और उसके कुछ एग्जांपल्स भी अपन ने देखे थे कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और जो इंसुलेटर है उसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। इसके अलावा मैंने कंडक्टर जो सिल्वर होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर क्यों माना जाता है, उसका क्या रीजन है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है या उसका क्या ऐसा बिहेवियर होता है जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर नहीं होते हैं, वो अपन ने कल डिटेल में बात की थी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर है, उनके बारे में बात करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, और जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर और आपके कंडक्टर है उसके बीच का उसमें कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है, इसलिए वो सेमीकंडक्टर होता है। कौन कौन से ग्रुप्स उसके अंदर काम में आते हैं, तो वो सारी डिटेल अपन कल बात कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मटेरियल, और उसके बाद में जो एनर्जी बैंड गैप थ्योरी है उसके बेसिस पे आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और जो इंसुलेटर है उसका क्लासिफिकेशन है। तो मैग्नेटिक मटेरियल कल जैसे अपने क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था कि जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं वो आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनके अंदर उनका डिवीजन होता है, ये क्लासिफिकेशन होता है। तो अपने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ चुके हैं, अपना एक मैग्नेटिक मटेरियल है वो आज हमें कवर करना है। तो इसके अंदर आपके 5 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लास्ट वन इज योर फेराइट। बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कोई डेप्थ के अंदर इन्होंने ज़्यादा बातचीत नहीं की है, तो अपना उतना ही कवर करेंगे जो आपके लिए नीड है। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उनका जो यूटिलाइजेशन होता है, बेसिकली जितने भी मशीन्स हैं, वेदर इट इज़ इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन या आपके ट्रांसफार्मर है, उनके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इनका होता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो आपकी स्टेटर बना होता है या जो रोटर बना होता है या आर्मेचर बना होता है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है जिसमें स्लॉट्स आपके प्रेजेंट होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल के ही बने होते हैं। और जो मैग्नेटिक मटेरियल है जो भी आप मशीनों के अंदर यूज करते हो उसका ये होना चाहिए कि उसकी हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए। परमिएबिलिटी का मैं ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि द एबिलिटी टू परमिट द फ्लक्स, एक ऐसा मटेरियल जो जिसकी ऐसी एबिलिटी हो कि जो फ्लक्स को परमिट कर सके। तो ऑब्वियसली अपने को मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स अपन चाहते हैं कि अपने मशीन में यूटिलाइजेशन हो, लीकेज फ्लक्स नहीं हो। तो हाई परमिबिलिटी का आपके पास में क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। अगर मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन पहले अपन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल का बेसिकली रोल क्या है। ठीक है, फिर जो मैग्नेटिक मटेरियल है इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी अभी बताया। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना क्या होता है, तो डिटेल में अपन इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनकी ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी का मतलब आप परमिएबिलिटी ही मान लो एक तरीके से, बेसिकली कि उसकी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी है इसको अपन जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एक्स नहीं है, इसको जाई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कुछ इस तरीके से इसका सिंबल बनता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही लार्ज होती है और पॉजिटिव होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगाओगे ऐसे मेटल्स में तो वो इजीली क्या कर देगा, जो फ्लक्स है उसको पास होने देगा। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं कि उनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है दैट इज़ वेरी मच लार्ज एंड द पॉजिटिव। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, मतलब कहने मतलब कि जो मेटल्स हैं बेसिकली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आयरन, कोबाल्ट और निकल ये आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं उनकी जो ससेप्टेबिलिटी है, ससेप्टेबिलिटी होती है पॉजिटिव तो होती है, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव तो होती है लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू अगर मानो 1000, अगर मैं मानता हूँ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में 1000 है, तो आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपकी ससेप्टेबिलिटी होगी दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 1 to 5 या 1 to 10, यानी स्मॉल होगी लेकिन ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिक मेटल एंड द पैरामैग्नेटिक मेटल।
दोनों के अंदर ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, लेकिन एक में पॉजिटिव बहुत लार्ज होगी, वेरी लार्ज, एंड सेकंड के अंदर जो होगी दैट इज़ वेरी स्मॉल, आपकी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक मेटेरियल की ससेप्टिबिलिटी होगी। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स के उसके एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, एयर, ये सारे के सारे हैं जो एग्जांपल्स किसके, आपके पैरामैग्नेटिक मेटेरियल के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में थर्ड है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आपकी जो ससेप्टेबिलिटी है ये वेरी वीक होती है, वेरी वीक होती है और नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी होती है। इसमें जो जाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी नेगेटिव है। कहने का मतलब है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, जो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा एक तरीके से। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, हाइड्रोजन है, आधा डायमैग्नेटिक मेटल, ये सारे के सारे कौन से आपके डायमैग्नेटिक मेटल के एग्जांपल्स हैं। फिर आपका है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है, ठीक है, वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी होती है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके क्रोमियम और जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, कोबाल्ट ऑक्साइड हो गया, या आपके निकिल ऑक्साइड हो गया, ये जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं मेनली वो क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल की तरह आपके बिहेवियर करते हैं। लास्ट में आपका बच जाता है दैट इज़ फेराइट। तो जो फेराइट होता है इसकी ससेप्टेबिलिटी वेरी लार्ज होती है, इसकी ससेप्टेबिलिटी वेरी लार्ज होती है और पॉजिटिव होती है। यानी अगर सबसे अच्छी अगर मैग्नेटिक मटेरियल की अगर बात करो तो जो फेराइट होता है उसकी मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। यानी अगर मशीन्स की हम बात करें तो फेराइट को यूज करने पर उसके अंदर होने वाले आयरन लॉस और जो एडी करंट और स्ट्रेसिस लॉस है, बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ आयरन लॉस, बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन हम इसको जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि फेराइट की जो कॉस्ट होती है दैट इज़ वेरी मच हाई, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी है तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ही पे करनी पड़ेगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फेरिक ऑक्साइड कुछ एग्जांपल है, बेरियम ऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन कंपाउंड है आपके आयरन ऑक्साइड के साथ में, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फेराइड्स। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि द क्लासिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल, देन यू हैव टू राइट दीज 5 एंड थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझाना है कि जो ससेप्टेबिलिटी है वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, वेरी मच पॉजिटिव या वेरी मच नेगेटिव, ये सारी सारी चीज़ें आपको समझानी है। और इन टॉपिक्स के बारे में मैग्नेटिक मेटेरियल का ऑलरेडी आपके पास में एक नेक्स्ट जो टॉपिक है या उससे भी अगला जो टॉपिक है वो आपका है शायद, तो वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ के अंदर बी एच कर्व से उससे आपको समझा सकते हैं कि भाई एक्चुअली कैसे इनकी जो डिजाइनिंग, इनकी डिजाइनिंग क्या, इनकी एक्चुअली जो मेटल्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका बी एच कर्व कैसे बनता है, और डेप्थ के अंदर इनके अलग अलग जो लॉज हैं, क्यूरी वेस लॉ है, ये सारे के सारे जो हैं, टेम्परेचर उसका क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का आपकी ससेप्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन मैं इतना डेप्थ में जा नहीं हूँ क्योंकि अपने को एलिमेंट्री पोर्शन इसका पढ़ना है। अब उसके बाद में अपन ऑलरेडी कल इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन इन्हीं तीनों चीज़ों को, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को, वी आर स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन गैप। देखो फॉरबिडन गैप क्या होता है बेसिकली, कि जो फॉरबिडन गैप है वो बेसिकली एक मेजर रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली आपकी डिफाइन होगी किसी भी मटेरियल की या किसी भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की फॉरबिडन गैप के बेसिस पे। फॉरबिडन गैप क्या होता है कि जो आपका एक तो वैलेंस बैंड होता है किसी भी, अगर मैं कोई पीरियोडिक टेबल में कोई भी अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूं, किसी तत्व की बात करूं, तो उसका जो बाहरी भाग होगा, मतलब एक्सटर्नल जो सेल है उसकी, तो वो तो क्या होगी, आपकी उसकी वैलेंस बैंड होगी, और उसके जस्ट का बाहर का जो सेल होगी दैट विल बी और कंडक्शन बैंड। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर है तो वो कोई भी करंट के अंदर, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बेसिकली। और पता है आपको करंट का फ्लो तभी होता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तभी तो क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तभी होगा जब वो फ्री होंगे। अगर किसी चीज़ से बंधे हुए होंगे तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। कल मैंने एग्जाम्पल दिया इसका। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का क्या है कि वो उसके साथ में उसका बाइंडिंग फोर्स वर्क कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से किसी न किसी फोर्स के थ्रू बंधे हुए हैं।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका मूव नहीं हो पाए। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही अगर आपने कोई मानो सपोज टेम्परेचर दिया उस एलिमेंट के ऊपर, तो क्या होगा कि वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लीव होके या वहाँ से छूट के वो आपका कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब ये हुआ कि वो अब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, मतलब उसका न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, मतलब वो फ्रीली मूव कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्री मूवमेंट है, उसी को तो अपन करंट बोलते हैं बेसिकली। तो जो फॉरबिडन गैप है वो फॉरबिडन गैप ये है कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप है दैट इज कॉल्ड सिंपली फॉरबिडन गैप। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो मेरा वैलेंस बैंड के अंदर पड़ा हुआ है, उसको मेरे को अगर कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो मैं इसको कितनी एनर्जी लगाऊं, एनर्जी का मतलब है कि कितना टेम्परेचर इसके ऊपर मैं लगाऊं कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के मेरा कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। दैट पर्टिकुलर गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज सिंपली नोन एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये आपकी कंडक्टिविटी के अंदर बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। इसका एग्जाम्पल ये है कि सपोज करो कि आपका एक एनर्जी गैप इतना है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, या एनर्जी जितनी दे रहे हो तो कोई जरूरी थोड़ा ना कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही आपके फ्री हो जाएंगे। वही अगर मान लो कि एनर्जी गैप जस्ट इतना ही है, तो चांसेस ये है कि सेम टेम्परेचर अगर लगाओगे तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड से आपके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो इसके अंदर जो आपकी कंडक्टिविटी होगी दैट इज वेरी मच हाई कंपेयर टू दिस वन। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके बेसिस के ऊपर ये हम 3 टाइप से डिसाइड करते हैं, दैट इज इंसुलेटर, कंडक्टर एंड द सेमी कंडक्टर। तो अपन ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे, या उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा, या करंट उनके अंदर फ्लो नहीं हो पाएगी, या उनकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज वेरी मच लो। इंसुलेटर आर द ऑल्सो कॉल्ड द पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि उनके अंदर करंट ही नहीं जाती है। अब अगर हम इसकी एनर्जी बैंड गैप की बात करें या फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करें, तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनता है कि ये मेरा क्या वैलेंस बैंड है, जिसके अंदर वैलेंस बैंड के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे येलो कलर में आपको दिख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका है कंडक्शन बैंड। तो इस कंडक्शन बैंड में क्या है कि ये आपका फॉरबिडन गैप है। फॉरबिडन गैप मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज योर फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब जो ये गैप होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर टेम्परेचर भी दोगे ना तो भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाएगा। कंडक्शन बैंड में नहीं जाने का मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्री प्रेजेंट नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ सकती, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि वेदर करंट विल फ्लो और नॉट। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा कि जो इंसुलेटर है उसके अंदर जो एनर्जी गैप है, एक्चुअली ये तो अपन डायग्राम में दिखा रहे हैं कि ये आपको लगेगा बैलेंस बैंड यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं जा सकता, लेकिन ये तो अपने एग्जाम डायग्राम में दिखाया कि फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना सा है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही लार्ज होता है। लार्ज इतना होता है कि अगर आप सफिशियंट टेम्परेचर अगर अप्लाई भी कर दोगे तो भी बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो आपके वैलेंस बैंड है वो तो आपका क्या है, फुल है। वैलेंस बैंड में तो क्या है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन आपके कंडक्शन बैंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई भी आपकी करंट नहीं फ्लो होगी। और करंट नहीं फ्लो होगी तो इसका मतलब क्या है कि इट विल वर्क एज ए इंसुलेटर। और इसकी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसकी जो वैल्यू होती है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, दैट इज वेरी मच हाई वैल्यू। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी मच हाई वैल्यू। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं ऑलरेडी अपन कुछ एग्जांपल्स की कल बात कर चुके हैं, जिसमें रबर, वुड है, डायमंड है, प्लास्टिक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर्स सच एज प्लास्टिक्स आर यूज फॉर द कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है उनकी कोटिंग के लिए अपन नॉर्मली प्लास्टिक मेटल्स हैं, मतलब नॉर्मल प्लास्टिक जो अपन मार्केट में देखते हैं वो वाली प्लास्टिक नहीं, अच्छी क्वालिटी की जो प्लास्टिक है बेसिकली
वो अपन यूज करते हैं। दीज इंसुलेटर प्रिवेंट द, और जो इंसुलेटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टू अनवांटेड पॉइंट्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक। क्योंकि अपन नेकेड वायर नहीं रख सकते, नंगे वायर नहीं रख सकते, उससे अपने को शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं या करंट आने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए अपन क्या है, इंसुलेटर उनको अपन लगा देते हैं, जिससे करंट आपकी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपकी फ्लो नहीं हो। ओके, तो ये तो हुआ इंसुलेटर का कि आपका एनर्जी बैंड गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या है। फिर अपन बात करते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर हाई कंडक्टिविटी उनका प्रॉपर्टी होती है, और उनके अंदर जो करंट है वो इजीली फ्लो हो सकती है। ये सारे के जो मेटल्स हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इनके कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर करंट इजीली फ्लो हो सकती है, और इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि इनके बीच में जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है। ये मैं बोल सकता हूँ नेग्लिजिबल होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैलेंस बैंड है बेसिकली वो इतना है। यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो दिखा रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा, ये वैलेंस बैंड आपका इतना है, ठीक है। और इसी तरीके जो कंडक्शन बैंड है वो आपका इतना है। यानी ये जो ब्लैक जो स्ट्रिप दिख रही है आपको, ब्लैक कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ मैं, दिस इज, ये जो येलो जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, ये जो येलो स्ट्रिप है ये बेसिकली क्या है, आपकी कॉमन पार्ट है। ये वैलेंस बैंड का भी पार्ट है और कंडक्शन बैंड का भी पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बातचीत ये चीज हो, ये से हो गया कि जैसे मान लो कि एक किसी भी फैमिली का घर की दीवार ये है, एक फैमिली घर की दीवार ये है और एक फैमिली की दीवार की घर ये है। तो अगर कोई पर्सन है यहाँ से यहाँ जाना चाहिए तो वो चाह के भी अगर कूदना चाहिए तो भी कूद नहीं पाएगा, क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ इंसुलेटर के अंदर है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, अगर आप एनर्जी लगा भी दोगे बहुत सारी तो भी ये इलेक्ट्रॉन्स आप पे यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएंगे। लेकिन मान लो कि एक आपकी दीवार ऐसी है और एक जस्ट पास में ही दूसरी दीवार है, आपके घर के दूसरे पास में, तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई भी अगर आदमी कूद के जाना चाहिए तो आराम से जा सकता है। ये सिचुएशन है आपकी कंडक्शन की, कंडक्टर्स की, कि जिसके अंदर जो एनर्जी बैंड वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है, मतलब इसको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जाने के लिए। यहाँ पे एनर्जी अगर लगाओगे तो भी आपकी एनर्जी जानी, क्योंकि ये जो गैप है दैट इज वेरी मच लार्ज। तो कंडक्शन बैंड के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत एनर्जी भी लगाओगे तो भी जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप है ही नहीं बेसिकली, या है भी तो बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर मूवमेंट कर जाएंगे। और कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में था या उससे बाइंडिंग फोर्स से बंधा हुआ था, वो फ्री हो के अब क्या हो गया, यहाँ पे जाके फ्री हो गया है वो, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि वो इजीली मूवमेंट करेगा, इजीली मूवमेंट करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं दीज आर द गुड, दीज हैव द गुड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का रीजन क्या है, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम या नेग्लिजिबल या नहीं होता है, ये मान के चलो आप। तो ये तो सारी चीज़ें वही चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो इसमें बस थ्योरेटिकल फॉर्मूला लिखा है कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड एनफ एनर्जी फॉर द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन टू मूव इन द कंडक्शन मोड। यानी थोड़ी बहुत भी एनर्जी भी लगाओगे तो भी आपके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाएगा। देयरफॉर मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टू कंडक्शन बैंड दे बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड आर द नॉट अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये सारी चीज़ें मैं आपको थ्योरेटिकल तरीके से समझा चुका हूँ, वही एग्जाम्पल वही चीज़ें, वो ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ईजिली आपके मूवमेंट हो जाएगा, और ईजिली अगर मूवमेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी ईजिली फ्लो होने लग जाएगी इन द केस ऑफ कंडक्टर्स। नाउ द लास्ट वन इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, कि न तो वो इंसुलेटर के बराबर होती है न कंडक्टर के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी गैप भी इन बिटवीन ही होगा, मतलब न तो इतना होगा कि भाई ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए, और न ही इतना होगा कि इसकी जो एनर्जी गैप इतना हो कि वो आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर ही नहीं पाए। तो यहाँ पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है वो आपकी क्या होती है, इन बिटवीन
इंसुलेटर एंड द कंडक्टर, ये आपकी एनर्जी गैप है। तो इसके अंदर अगर आप थोड़ी बहुत एनर्जी लगाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके मूवमेंट करके चले जाएंगे, लेकिन कंडक्टर्स के अंदर चांसेज है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कंडक्शन बैंड के अंदर जाएंगे। इसलिए जो सेमीकंडक्टर मेटल्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और जो इंसुलेटर है उनके बीच की होती है, और इसका जो एनर्जी गैप होता है वो ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। जैसे इंसुलेटर के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज़ वेरी मच हाई। यहाँ पे कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो कंडक्टर्स हैं उसके अंदर होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उनको कोई भी एनर्जी की बेसिकली रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने टेम्परेचर बहुत कम कर रखा है तो जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर ही रहेंगे और कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत ही कम जाएंगे तो सही, लेकिन बहुत ही कम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या हो सकते हैं आपके अटैच रह सकते हैं या बाइंडिंग फोर्स से बंधे होते हैं। तो इसलिए सेमीकंडक्टर से क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर पे एज ए इंसुलेटर बिहेवियर करते हैं, क्योंकि इंसुलेटर में ये पता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बैंड में ही थे, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। उसी तरीके से सेमीकंडक्टर में भी अगर लो एनर्जी है, मतलब टेम्परेचर अगर लो है, तो उस टाइम पे आपकी जो सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर होगा वो इंसुलेटर की तरह होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल लाई इन द वैलेंस बैंड इटसेल्फ, यानी उसी के अंदर ही रहेंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर कम रहेंगे, या रहेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो एट रूम टेम्परेचर, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड गेन्स एनफ एरिया इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड मूव्स इन द कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूवमेंट करेंगे आपके वैलेंस बैंड से। जैसे अगर आप टेम्परेचर बात करो 1 डिग्री या 2 डिग्री की, तो उस टाइम पे जो इन सेमीकंडक्टर होगा दैट विल बिहेव एज ए इंसुलेटर। लेकिन जैसे अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करो 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करो, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और अगर आप टेम्परेचर बियॉन्ड रूम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा कि आपके मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो कंडक्टिविटी है वो भी आपकी इंक्रीज हो रही है। कि इसलिए हाई टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर्स हैं दीज विल वर्क एज ए कंडक्टर, ये मान सकता हूँ मैं कि ये कंडक्टर की तरह बिहेवियर करेंगे। और रूम टेम्परेचर है तो उसमें नॉर्मल कंडक्टर हो सकता है, ये कंडक्टर की भी वैल्यू नहीं बता सकता। और जो लो टेम्परेचर उस पर इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करते हैं, लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह और हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है, जिस टेम्परेचर बढ़ा है इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ आपका कम हुआ है, क्योंकि इंसुलेटर के टाइम में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हेवी के हाई होगा। और अगर टेम्परेचर हाई है तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट फ्लो होगी आपकी। तो अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स, यानी कोई चीज़ बढ़ने पर कोई दूसरी चीज़ घट रही है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसका जो कॉफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस, इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये इसका जो अगर ग्राफ की अगर हम बात करेंगे, इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, तो वो ग्राफ कुछ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी कॉन्सेप्ट है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि इनका क्लासिफिकेशन एनर्जी बैंड गैप पे कैसे करते हैं, और मैग्नेटिक मटेरियल है उनकी ससेप्टिबिलिटी का क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है,